सो ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड बैकएंड। और आज से हम इस चैनल पर शुरू करने वाले हैं सीएसएस की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी टॉपिक कवर अप कर रहे होंगे। और आज का जो ये लेक्चर है जिसमें हम बेसिक चीज़ें कवर कर रहे होंगे कि आपको सीएसएस के साथ कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से हम अपने सीएसएस फाइल को एचटीएमएल के साथ लिंक करते हैं, और किस तरीके से हम सीएसएस की स्टाइलिंग जो है एचटीएमएल पे अप्लाई करते हैं एचटीएमएल एलिमेंट्स पे। ठीक है, और तो चलिए शुरू करते हैं। सीएसएस का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, और सीएसएस का काम होता है हमारे डॉक्यूमेंट को स्टाइल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो आपको ह्यूमन स्केलेटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम समझ सकते हैं कि हमारा एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है। मतलब बेसिक ह्यूमन स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से मिलता है। उसी तरीके से जो हमारी वेबसाइट होती है, बिना किसी अगर स्टाइलिंग हम उसे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप उसे समझ सकते हैं। और आफ्टर स्टाइलिंग आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अच्छा एक अपीयरेंस आपकी वेबसाइट को मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे हम ह्यूमन स्केलेटन में हाथ देखते हैं, जब भी एक इंसान तैयार हो जाता है, उससे मतलब अच्छे एक शेप मिल जाता है, उसे ड्रेसिंग इस तरीके से हो जाता है, तो एक अच्छा एफियरेंस आपको मिलता है। उसी तरीके से आपका बॉडी कलर जो होता है, ठीक है, इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि सीएसएस का काम होता है आपके पेज को एक अच्छा अपीयरेंस देना। ठीक है, अपीलिंग मतलब उसे एक अपीलिंग पेज बनाना, अच्छे तरीके से लोग उसे जब भी देखें वो अट्रैक्ट हो आपकी वेबसाइट से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जो हमने देख चुका है कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो इसलिए यूज़ में आती है ताकि आपके पेज का मतलब एक स्टाइल किस तरीके से होना है उसको डिस्क्राइब करती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। बेसिक फॉर्मेट, इससे पहले हमें थोड़ा सा सेटअप कर लेना है। आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे हमने बी एस कोड खोल रखा है और एक हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल क्रिएट कर रखी है, और एक हमने यहाँ पे इस ब्राउज़र में ओपन कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले इसका वायलेट कोड यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरीके से, और इसका नाम हम दे देते हैं, मतलब इसको हमने टाइटल दे दिया, और H1 में यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं CSS। तो इस तरीके से हमने इसको एक अच्छा हेडिंग दे दिया, और अगर हम अपने पेज को अब देखें तो कुछ इस तरीके से हमारा पेज हमें दिखाई देगा। ठीक है, बेसिक चीज़ें हमें समझ लेनी है। मतलब HTML मतलब CSS को हम अपने पेज में 3 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हम आगे देख रहे होंगे। लेकिन अभी के लिए हम एक चीज़ जान लेते हैं कि हेड में हम अपनी स्टाइलिंग लिख रहे होंगे, एक टैग आता है, स्टाइल टैग का हम यूज़ करते हैं जब भी हम CSS को अपने डॉक्यूमेंट में लिखना चाहते हैं। मतलब हम CSS का फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हैं, कंप्लीट फॉर्मेट, और कंप्लीट फॉर्मेट हम CSS का यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन हम उसे HTML के अंदर लिखना चाहते हैं। तो हमारे पास 2 चीज़ें होती है। एक आप क्या कर सकते हो कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके अंदर आप एक स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके अपनी स्टाइलिंग लिख सकते हैं, लेकिन हम बाद में देख रहे होंगे। ठीक है, एक हमारे पास टैग आ रहा होता है स्टाइल टैग, जिसे हम हेड टैग के अंदर मोस्टली लिख रहे होते हैं। ठीक है, स्टाइल टैग आता है इस तरीके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। इसके अंदर हम अपनी CSS स्टाइलिंग लिख रहे होते हैं। तो अब हम इसके बेसिक चीज़ों के बारे में कवर अप कर रहे होंगे। तो बेसिक फॉर्मेट होता है हमारे CSS लिखने का। जब भी हम CSS लिख रहे होते हैं, पहले हमारे पास एक सेलेक्टर आ रहा होता है, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फिर कर्ली ब्रेसेस आ रहे होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस होते हैं, इसके अंदर हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर आ रहा होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम जब भी कोई भी मतलब ये लिख रहे थे एचआरएफ या एट्रीब्यूट का यूज़ हम कर रहे थे, तो उसके पास भी वैल्यू वैल्यू पेयर ये था, मतलब ठीक है, वैल्यू पेयर प्रॉपर्टी वैल्यू जो हमारा पेयर इधर से आ रहा है वहीं पे नेम और वैल्यू पेयर होता था हमारे पास एट्रीब्यूट में। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे लिखते थे, फॉर एग्जांपल हमें टाइटल लिखना है, ठीक है, तो ये यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम होता था और इसकी वैल्यू होती थी। तो एट्रीब्यूट का होता था हमारे पास नेम एंड वैल्यू पेयर। ठीक है, इसी तरीके से CSS में जब भी हम स्टाइल लिख रहे होते हैं तो हमारे पास 2 पेयर आ रहे होते हैं। पहले हमारा सिलेक्टर आ रहा होता है, सिलेक्टर आ रहा होता है। ठीक है, फिर इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस आ रहे होते हैं। इसको आप इंटर करके यहाँ पे आप प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर लिख रहे होते हैं। ठीक है,
इस तरीके से अभी हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सीएसएस में जब भी आप कमेंट करते हैं तो इस तरीके से आप कर रहे होते हैं, ठीक है। और आपको एक साथ जो हमने कमेंट किया है इसके लिए आपको क्या करना होता है, कंट्रोल स्लैश आपको अपने कीबोर्ड में दबाना है और एक कमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने पहले सिलेक्टर लिखना होता है। सिलेक्टर कि अगर हम समझे तो सिलेक्टर क्या होता है, सिलेक्टर किसी भी मतलब एलिमेंट की तरफ ये कर रहा होता है कि कौन सा एलिमेंट हमें सिलेक्ट करना है, उसे हम सिलेक्टर कर रहे होते हैं। जिस भी तरीके से हम अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं उसे हम सिलेक्टर कहते हैं। और सिलेक्टर बहुत तरीके से मतलब हम अपने एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम CSS पे जाएं, सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो CSS रूल्स कंसिस्ट ऑफ अ सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो यहाँ पे जो हमारा डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है वो क्या होता है कि जो आपका कर्ली ब्रेसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है। और सिलेक्टर आप देखते हैं जरिए, सिलेक्टर का मतलब होता है सिलेक्टर पॉइंट टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। तो इस तरीके से सिलेक्टर उस HTML एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा होता है जिसे आप स्टाइल करना चाहते हैं, ठीक है। और डिक्लेरेशन ब्लॉक क्या होता है, कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। जो हमारा डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है, ये आप देख सकते हैं, इसे हम डिक्लेरेशन ब्लॉक कह रहे होते हैं, जो हमारा इतना पार्ट होता है, ठीक है। और ये ब्लॉक कंटेन करता है वन और मोर वैल्यू, मतलब जो भी आप मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर जो भी आप किसी एलिमेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। और हर एक जो डिक्लेरेशन हमारी होती है प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर खत्म होती है सेमीकोलन के साथ। जब भी हमारी एक स्टेटमेंट खत्म हो रही है, कोई एक स्टेटमेंट मतलब हमने कह दिया कि इस टेक्स्ट को हमें ये कलर देना है, इसको ये बैकग्राउंड कलर देना है, तो हर एक स्टेटमेंट को जब भी हम खत्म कर रहे होंगे तो हमारे पास आ रहा होगा सेमीकोलन, ठीक है। और हर एक डिक्लेरेशन इंक्लूड्स CSS प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड अ वैल्यू प्रॉपर्टी नेम CSS प्रॉपर्टी नेम एंड अ वैल्यू सेपरेटेड बाय अ कॉलन, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या होता है कि हर एक जो हमारी डिक्लेरेशन होती है उसमें इंक्लूड होता है एक CSS प्रॉपर्टी नेम होती है एंड अ वैल्यू होती है, और एक सेपरेट होते हैं हमारे कॉलन से। जो प्रॉपर्टी एंड वैल्यू होते हैं वो सेपरेट होते हैं कॉलन से, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसी तरीके से जो हमारा एट्रीब्यूट है उसमें जो नेम और वैल्यू पेयर होते हैं वो किससे सेपरेटेड होते हैं, इक्वल टू से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे से अगर एक शॉर्ट फॉर्म में समझने का ट्राई करें तो क्या होता है कि मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन आर सेपरेटेड विद सेमीकोलंस एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक्स आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस। तो हमने ये चीज़ समझ लिया, बेसिक सिंटैक्स हमने समझ लिया। क्या होता है कि पहले हमारा सिलेक्टर आ रहा होता है, ठीक है, और फिर हमारा कर्ली ब्रेसेस आ रहा होता है जिसे हम डिक्लेरेशन ब्लॉक कहते हैं, और फिर इसके अंदर हमारी हर एक स्टेटमेंट आ रही होती है प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर के साथ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आ रही होती है, फिर कॉलन से सेपरेट हो रहे होते हैं, फिर वैल्यू आ रही होती है, और हर एक स्टेटमेंट हमारे सेमीकोलन के साथ इंडोर होगी। तो बेसिकली हम अभी शुरुआत कर रहे होंगे टैग नेम से, जहाँ पे हम मतलब एलिमेंट को उसके टैग नेम से सिलेक्ट कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, हम टैग नेम से एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें H1 को स्टाइल करना है जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, हम इसके लिए टाइटल दे देते हैं टॉपिक ऑफ टुडेस लेक्चर। यहाँ पे अगर हम इसे सिलेक्ट करना है तो आप अपने टैग नेम लिख रहे होंगे यहाँ पे H1 इस तरीके से। फिर हमारे कर्ली ब्रेसेस आ रहे होते हैं। फिर हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या कर रहे होते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होता है, जो भी हमने कुछ टेक्स्ट लिखा होता है किसी भी टैग के अंदर, उससे कलर देता है कि हम कौन सा कलर उसे देना चाहते हैं। अभी हम कलर नेम का यूज कर रहे होंगे, लेकिन और भी बहुत से तरीके होते हैं जिनसे हम अपने पेज मतलब किसी भी टेक्स्ट को या पेज को अपना कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। लेकिन अभी हम कलर नेम का यूज़ कर रहे हैं। कलर नेम आप कोई भी एक कलर नेम यहाँ से पिकअप कर सकते हैं या अपने आप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कैडेट ब्लू दे देते हैं यहाँ पे, और इसे अगर देखें अभी अपने पेज में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा कैडेट ब्लू कलर आपके अपने पेज में दिखा देगा, ठीक है। कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS, ठीक है। तो हमने ये बेसिक चीज़ें कवर कर ली है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको ये देखते हैं बेसिक फॉर्मेट ऑफ CSS क्या होता है। सिलेक्टर आ रहा होता है, इसके अंदर फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर एक प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर आ रहे होते हैं। हाउ टू इंक्लूड स्टाइल्स। तो फर्स्ट तरीका हमारा होता है इनलाइन स्टाइल्स, जिसमें आपको क्या करना होता है, राइटिंग स्टाइल्स डायरेक्टली इनलाइन ऑन ईच एलिमेंट। तो हमारा जो इनलाइन हमें डायरेक्टली लिखना होता है, मतलब जो हमारा ईच एलिमेंट होता है उसके अंदर लिखना होता है। और फॉर्मेट क्या होता है, आप
का जितने भी एलिमेंट होता है उसका जो स्टार्ट टैग होता है उसमें हमें लिखना होता है। तो इसे आप एट्रीब्यूट की तरह लेते हैं, स्टाइल हमारा एट्रीब्यूट है फिर इसके अंदर हमारी वैल्यूज़ आ रही होती हैं जो भी हम लिखना चाहते हैं, ठीक है, सी एस एस वैल्यूज़, प्रॉपर्टी वैल्यूज़। चलिए देखते हैं फर्स्ट तरीका किस तरीके से है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना है और अब हमें अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर लिखने होते हैं। प्रॉपर्टी हम अगर सी एस एस प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ रहा होता है हम एक्वा कलर से देना चाहते हैं और फिर सेपरेटेड होता है कॉमा से, मतलब सेमी कॉलन से, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से। सेम वो इस फॉर्मेट है, बस यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है। और मतलब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस की जगह हमारे पास आप समझ सकते हैं कि ये आ रहा होता है, ठीक है। और एलिमेंट के अंदर हम स्पेशली लिख रहे हैं तो हमें एलिमेंट बताने की ज़रूरत नहीं है किस एलिमेंट पे हमें अप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे और भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें इसे बैकग्राउंड कलर कुछ देना है ब्लैक में, ठीक है। तो हम अभी के लिए इस स्टाइलिंग को हटा देते हैं, वैसे भी वाली स्टाइलिंग अभी दिख नहीं रही होगी, क्यों वो हम बाद में समझ रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जब भी आप इनलाइन डायरेक्टली स्टाइल लिख रहे होंगे तो आपकी ये वाली स्टाइल नहीं दिखाई दे रही जो आपने स्टाइल टैग के अंदर लिखी है, वहीं पे जो आप हम अभी थर्ड वे सीख रहे होंगे जिसमें हम एक अलग फाइल के अंदर अपना ये लिख रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब वो वाली स्टाइलिंग भी हमारी हाइड हो जाएगी, वो वाली स्टाइलिंग भी नहीं दिखाई देती है जब भी हम ये वाली स्टाइलिंग लिख रहे हैं, ठीक है। क्यों हम बाद में देख रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए आपको चीज़ें ध्यान में रखनी सिंपल। तो आप देखते हैं कि इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज हो गया और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया इनलाइन स्टाइलिंग का यूज़ करके, ठीक है। दूसरा तरीका होता है यूजिंग स्टाइल टैग, जो हमने अभी देख लिया था। स्टाइल इज एडेड यूजिंग द स्टाइल एलिमेंट इन द सेम डॉक्यूमेंट। उसी सेम डॉक्यूमेंट में जब हम स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करते हैं तो हम लिख सकते हैं अपने सी एस एस का तरीका जो हमने अभी तक देखा था, ठीक है। सेम फॉर्मेट है और हमने जब भी हम स्टाइल मतलब अपनी स्टाइल सीट को लिख रहे होंगे तो हम उसे हैड टैग में लिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। थर्ड वे हमारा क्या होता है वो देख लेते हैं। थर्ड वे होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, राइटिंग सी एस एस इन सेपरेट डॉक्यूमेंट एंड लिंकिंग इट विद एच टी एम एल फाइल, ठीक है। तो हमें अपने सी एस एस को एक अलग डॉक्यूमेंट में लिखना है, अलग फाइल में लिखना है और फिर से अपने एच टी एम एल फाइल के साथ लिंक करना है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है और हम पूरी जो हमारे मतलब आगे हम कंटिन्यू कर रहे होंगे वहाँ पे हम मोस्टली मतलब जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो वहाँ पे हम सी एस एस एक अलग फाइल में लिख रहे होंगे, लेकिन बाई चांस अगर कभी समझाने के लिए मतलब हो सकता है हम इनलाइन स्टाइल्स का यूज़ करें या फिर इसको इंटरनल स्टाइल शीट को हम मतलब जो स्टाइल टैग का इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है उसको हम कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कभी भी हम इनलाइन स्टाइल का यूज़ नहीं कर रहे होंगे, एक अच्छा तरीका नहीं होता है, ठीक है। ये सारी जितने भी हमारे पास ये होते हैं जितने भी हमारे स्टाइलिंग के तरीके होते हैं मतलब उससे क्या होता है ओवरराइड कर देता है और एक अच्छा तरीका भी नहीं है मतलब स्टाइल करने का, तो हम इसे इग्नोर कर रहे होंगे। और सबसे मेनली जिस पे हम ध्यान दे रहे होंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट और स्टाइल टैग का यूज़ हम तब कर रहे होंगे जब भी मतलब हमें कम सी एस एस लिखनी है किसी पेज के लिए, फॉर एग्जाम्पल 10 या 20 लाइन के अराउंड या 50 लाइन के अराउंड हमें कोड लिखना है, तो हो सकता है वहाँ पे हम स्टाइल टैग का यूज़ कर रहे हो। उससे क्या होता है कि आपके पेज की जो लोडिंग होती है जब भी हम ऑनलाइन ब्राउजर में खोल रहे होते हैं तो उससे आपके पेज की लोडिंग स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। लेकिन जब भी आपका सी एस एस बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे हमें हमेशा सी एस एस एक अलग फाइल में लिखनी होगी, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने एच टी एम एल के लिए फ़ाइल क्रिएट कर रहे थे उसी तरीके से जो हमारी सी एस एस की फ़ाइल होती है उसका डॉट सी एस एस एक्सटेंशन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो जितनी भी हमारी स्टाइल शीट होती है तो जब भी हमारी फर्स्ट स्टाइल शीट होती है तो उसको हम नाम दे देते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस जब भी हम शुरू कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। स्टाइल डॉट सी एस एस जितनी भी हमारी सी एस एस की फाइल होगी डॉट सी एस एस के साथ खत्म हो रही होंगी, ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन है डॉट सी एस एस, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम यहाँ पे सेम स्टाइलिंग हम लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी के लिए हमें सारी स्टाइलिंग यहाँ से क्लियर कर देते हैं और इसे यहाँ से और हम इनलाइन स्टाइलिंग को भी यहाँ से हटा रहे होंगे। अब अगर हम अपने पेज को सेव करते हैं, ठीक है, तो आपको अपने ब्राउज़र में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा देगा, कोई चेंजेस नहीं दिखा देंगे, क्योंकि हमें अपने सी एस एस फाइल को लिंक करना होता है। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। हमें कुछ इस तरीके से लिंक करना होता है, हमें हेड टैग के अंदर एक लिंक टैग का यूज़ करना होता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक आरईएल एट्रीब्यूट आ रहा होता है जिसका मतलब होता है रिलेशन, क्या है जो ये फाइल है इसके हमारे पेज के साथ क्या रिलेशनशिप है, पहले हमें वो बताना होता है। सेकंड हमें एचआरएफ मतलब उस फाइल का एड्रेस बताना होता है कि वो फाइल कहाँ पे है, हमारी स्टोर कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, टाइटल के बाद हम यहाँ पे लिंक टैग का यूज़ कर रहे होंगे,
इस तरीके से लिंक टैग। फिर आपको रिलेशन एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। इसके अंदर हमें स्टाइल सीट इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम एच एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे होंगे। एच के अंदर हमारा आ रहा होगा स्टाइल डॉट सी एस एस, क्योंकि ये इसी फाइल के अंदर है तो हमें सिर्फ इतना लिख लेना है और इसे यहाँ से क्लोज कर देना है, ठीक है। अब इसे आपको सेव कर लेना है। अब अगर आप अपने पेज पे जाते हो तो देख आपको वो चेंजेस दिखाई देंगे जो हम कर रहे थे, ठीक है। आप यहाँ पे और चेंजेस भी कर सकते हैं। आप इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू दे देगा तो आपके जो एलिमेंट है उसका बैकग्राउंड जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कलर प्रॉपर्टी हमने देख लिया है, ठीक है। कलर प्रॉपर्टी में क्या होता है, यूज टू सेट द कलर ऑफ फोरग्राउंड। इससे हम फोरग्राउंड मतलब जो भी आपका ऊपर टेक्स्ट, जितने भी आपको टेक्स्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है उसके लिए हम कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और बहुत से तरीके होते हैं कलर सेट करने के। अभी हम नेम कलर का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी कलर दे सकते हैं। ये हमारा हेक्स कोड एक तरीका होता है हेक्साडेसिमल वे में, ठीक है। ये हम बाद में देख रहे हैं किस तरीके से, लेकिन अभी के लिए हम कलर नेम कलर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी हमने देख लिया, जिसमें आपको क्या करना है, यूज टू सेट द कलर ऑफ बैकग्राउंड, जिसमें हम बैकग्राउंड कलर सेट कर रहे होते हैं। ये हर एक एलिमेंट के लिए पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पैराग्राफ है, आप उसको बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, ठीक है। जितने भी आपका एलिमेंट है अगर आप उन्हें बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो ये हर एक एलिमेंट के लिए पॉसिबल है। हमने यहाँ पे दे दिया, लेकिन अभी के लिए हमारे पास कोई पैराग्राफ नहीं है तो ये स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लॉरेंस से 400 या 40 टैक्स लिख लेते हैं। अगर हम इसे अपने पेज में देखें तो आप देखते हैं इसको कुछ यहाँ पर कलर मिल रहा होगा। और आप टेक्स्ट कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो कलर प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अभी के लिए हमने ये दो चीज़ें सीख ली है, तो आगे चले देखते हैं। एक हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है जहाँ पे हमें दिया गया कि एक तो हमें H2 चाहिए, एक बटन चाहिए, एक पैराग्राफ। इन पे जो स्टाइलिंग है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हमें कर लेते हैं H2 बटन और पैराग्राफ अपने पेज में पहले हमें लिख देते हैं, ठीक है। जो भी हमारा HTML का कोड है पहले से हम इसे लिख देते हैं, ठीक है। H2 हम यहाँ पे लिख रहे होंगे कोड बैकएंड, ठीक है। दूसरे हमारा पैराग्राफ आ रहा होगा लोरम 30, अल्ट जेड से आप इसे रैप कर सकते हैं। और बटन आ रहा होगा, बटन के अंदर हम लिख रहे होंगे क्लिकिंग या सब्सक्राइब फॉर मोर तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा HTML डॉक्यूमेंट आ जाएगा जहाँ पे पैराग्राफ पे पहले से स्टाइलिंग सेट कर रखी थी तो उसे हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे पहले, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें कर ली है। चलिए देखते हैं H2 को हमें जो मतलब हमारे टेक्स्ट का कलर होना चाहिए वो ऑरेंज होना चाहिए। तो कलर को हम सेट कर रहे होंगे H2 के लिए ऑरेंज, ठीक है। पहले हम इसे कर लेते हैं। H2 के लिए कलर ऑरेंज कर रहे होंगे, कलर ऑरेंज, ठीक है। पैराग्राफ और बटन। पैराग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए कि ब्लैक बीजी कलर, बीजी हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है जिसका मतलब है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। जो हमारा बैकग्राउंड कलर हमें ब्लैक में चाहिए और टेक्स्ट का कलर वाइट होना चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ के लिए बैकग्राउंड कलर ब्लैक और टेक्स्ट कलर इसका वाइट होना चाहिए, तो हम यहाँ पे कलर को वाइट दे रहे होंगे, ठीक है। हमने ये सेव कर लिया। अब जाके देखते हैं ब्लैक बैकग्राउंड कलर वाइट, ये भी कंप्लीट हो गया। पहला भी हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पे हमारा ब्लू बैकग्राउंड कलर चाहिए बटन के लिए और वाइट टेक्स्ट ब्लू बैकग्राउंड कलर, ठीक है। वाइट टेक्स्ट ब्लू बैकग्राउंड कलर, तो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लू और कलर हमें चाहिए वाइट, ठीक है। इस तरीके से अब अगर हम अपने वेब पेज को देखें तो कुछ इस तरीके से हमारा वेब पेज दिखा देगा। तो हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन था वो भी हमने सॉल्व कर दिया। बहुत सी चीज़ें हमने सीख लिया, कॉन्ग्रेचुलेसन। चलिए अब आगे इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे कलर सिस्टम्स के बारे में। अभी तक हम बात कर रहे आए थे नेम्ड कलर्स के बारे में, जहाँ हम लिख रहे थे कलर इज इक्वल टू ब्लैक, इस तरीके से रेड ब्लू पिंक, बहुत से हमारे पास कलर होते हैं। और हर एक ब्राउज़र क्या है कि रिकॉग्नाइजेस अराउंड
140 से 150 नेम कलर्स को हमारा जो ब्राउज़र होता है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम जाके अगर देखें, अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं और आप सी एस एस कलर्स पे अगर आप यहाँ पे इधर जाएंगे, ठीक है, तो आपको देख सकते हैं सी एस एस कलर्स, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और एच टी एम एल सपोर्ट, सी एच टी एम एल सपोर्ट 140 स्टैंडर्ड कलर्स नेम, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इन पे आओगे तो आपको कलर दिखाई देंगे कौन कौन से वो कलर हैं, ठीक है। इतने हमारे पास कलर होते हैं, ठीक है। वाह, आप यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप इनका नेम यहाँ से कोई भी लेते हो और आप इसका यूज़ करते हो तो आपके पास ये कलर आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसे यूज़ करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इसका कलर ये देना है, ठीक है, तो आप अगर ब्राउज़र में देखें तो कुछ इस तरीके से तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मतलब बैकग्राउंड कलर वाइट होने की वजह से ये जो थोड़ा कलर है अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर हम अभी के लिए चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम डार्क कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक कर देते हैं, यहाँ से हमें एक हटा देना है। और अब आप देखेंगे तो आपका से कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर से बहुत से कलर होते हैं, 140 नेम कलर हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है जो हम देख चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। टील, मैजेंडा, पर्पल, पिंक, ब्लू, रेड और भी बहुत से कलर हैं, आप देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, एक होता है आपका आरजीबी सिस्टम, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि आप रेड, ग्रीन, ब्लू कलर के मिक्सर को मिक्स मतलब उसको मिक्स कर रहे होते हैं तीनों कलर को, फिर आप एक कलर बना रहे होते हैं और वो आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक कलर आपके पास आता है, वो आपके ब्राउज़र में यूज़ हो रहा होता है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे आरजीबी इस तरीके से, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, अगर हम आरजीबी लिखें तो हम क्या कर लेते हैं H1, ताकि हमारे पास इजी हो कलर आरजीबी, ठीक है। जब भी आप आरजीबी फॉर्मेट यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, इससे हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, ठीक है। सेम कोड को हम कॉपी करेंगे, तो चलिए अब बात करते हैं इस बारे में। हाँ, यहाँ पे हमने कलर के अंदर आरजीबी फॉर्मेट का यूज़ किया है, ठीक है। अभी हमने कोई भी कलर नहीं दिया। फर्स्ट में हमने यहाँ पे आरजीबी लिखा और इसके अंदर आपने लिखा है रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। तीन कलर मिक्स हो रहे होते हैं और हर कलर को हम कुछ वैल्यू दे रहे होते हैं, 0 से लेकर 255 के अराउंड इसकी एक वैल्यू जा रही होती है। जहाँ पे सबसे लोएस्ट इंटेंसिटी होती है हमारी कलर की 0 और सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी हमारी कलर की 255 होती है, ठीक है। हर एक कलर के लिए सेम चीज़ है और हर कलर को हम सेपरेट कर रहे होते हैं कोमा से। 255 के आगे आपके कलर की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसकी फुल इंटेंसिटी है, ठीक है। तो ये 0 से लेकर 255 तक हमारे एक कलर की वैल्यू जारी होती है और हम तीन कलर को मिक्स करके यहाँ पे एक कलर क्रिएट कर रहे होते हैं और हमारे ब्राउज़र में अप्लाई हो रहता है कलर के लिए, बैकग्राउंड कलर के लिए, बॉर्डर कलर के लिए, किसी भी चीज़ में जहाँ पे आप कलर यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी कलर आपको शो करना है, वहाँ पे ये कलर यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। आरजीबी आपको लिखना है, इस तरीके से आपको ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं, फिर आपको इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड लिखना है, ठीक है। हर एक कलर को कुछ आपको वैल्यू दे देनी है और उसे यूज़ कर लेना है। सेम चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे होंगे और H2 के लिए हम इसे यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पेज पे H2 है, ठीक है। H2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेड की वैल्यू हम दे रहे होंगे, रेड को हम 30 दे रहे होंगे और इसे हम 20 दे रहे होंगे, इसे हम 100 दे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो कलर आएगा वो ब्लू इस टाइप का आएगा, क्योंकि हमने ब्लू को सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी दे रखी है 100। और फिर रेड को तो मतलब ब्लू रेड इस टाइप में थोड़ा सा होगा, जिसमें थोड़ा से रेड रेड की मात्रा होगी, आप देख सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इस एलिमेंट को अब देखें तो
आप किसको आप देखते हैं इसको कुछ ब्लूइश टाइप में कलर मिल गया, जो आप क्लोज करके आप देखते हैं यहाँ पे कोड बैकएंड, इसको एक ब्लूइश टाइप में कलर मिल गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतना समझ लेना है कि इसका जो फॉर्मेट होता है किस तरीके से कि RGB रेड ग्रीन ब्लू और कॉमा सेपरेट हम लिख रहे होते हैं। हर एक कलर की इंटेंसिटी 0 से लेकर 255 तक जारी होती है, ठीक है। 0 सबसे लोएस्ट इंटेंसिटी है और 255 सबसे हाईएस्ट, ठीक है। और चलिए अब इस बारे में थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे हम देख लेते हैं कलर्स नेम में। हम यहाँ पे RGB पे आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन RGB कलर वैल्यू रिप्रेजेंट्स रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट सोर्सेज, ठीक है। इन CSS a color can be specified as an RGB value using this formula, जहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं। Each parameter red green blue defines the intensity of the color between 0 and 255. For example, RGB 25500 is displayed as red, क्योंकि यहाँ पे हमने रेड मतलब ये जो कलर होगा ये रेड में दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रेड की फुल इंटेंसिटी दी है। ग्रीन और ब्लू को हमने 0 लिखा तो हमारे पास कलर रेड आएगा। वहीं पे अगर हम ग्रीन को पूरी इंटेंसिटी दे देते हैं तो वहाँ पे हमारा ग्रीन कलर आ रहा होगा, और अगर हम ब्लू को पूरी इंटेंसिटी देते हैं और इनको 0 रखते हैं तो हमारे पास कलर ब्लू आ रहा होगा, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखनी है। Its highest value 255 and the others are set to 0. To display black, set all color parameter to 0 like this RGB 000। अगर आपको ब्लैक में आपका कलर दिखाना है तो आपको तीनों की इंटेंसिटी 0 सेट कर देनी है। अगर आप वाइट में दिखाना चाहते हो तो आपको इंटेंसिटी 255 कर देनी है तीनों के लिए। और हाँ, आपको जो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आगे हम प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे तो आपको ये हमारे साथ याद हो जाएगा। ब्लैक के लिए हार जी हम 0 0 लिख रहे होते हैं और वाइट के लिए हम 255 तीनों वैल्यू को सेट कर रहे होते हैं। और आपको कभी भी खुद से कोई कलर मतलब यहाँ से खुद से आपको ये नहीं लिखने होते हैं RGB कोड्स, ठीक है। आप यहाँ पे किसी भी कलर के लिए अगर आपको मेजेंटा कलर का ये चाहिए कलर RGB वैल्यू, ठीक है। अगर आप इसके लिए इस तरीके से लिखते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है, जिसके लिए RGB वैल्यू फॉर मैजेंटा इज 255 0 एंड 255। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेड को 255 दे रहे होते हैं और ब्लू को दे रहे होते हैं, ग्रीन हम 0 रखते हैं अगर हमें मैजेंटा कलर चाहिए। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पे कलर का ये मिल जाएगा RGB कलर। वहीं पे आप कलर पिकर यहाँ पे ले सकते हैं, कलर पिकर। खुद से आपको कलर सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको मतलब गूगल पे कलर पिकर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको आपका कलर दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पे कोई आप एक कलर सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं किस तरीके में आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमको ब्लू इस टाइप में चाहिए, तो यहाँ आपको आपको पता चल रहा होगा ब्लू की हाई इंटेंसिटी होगी क्योंकि हम ब्लू इस टाइप में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं नीचे RGB वैल्यू मिल रही है, हेक्स कोड वैल्यू मिल रही है। हेक्स के बारे में हम अभी सीखेंगे। लेकिन RGB में आप देखते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आपको रेड इस टाइप में चाहिए तो ये जो वैल्यू होगी इसमें रेड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है 135 30 70 70, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप मिक्स कर सकते हैं रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप मिक्स करते हैं तो आपके पास कोई एक कलर क्रिएट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी ब्लू की ग्रीन की सबसे ज़्यादा थी, फिर ब्लू की भी थोड़ा सी, तो ये ग्रीन ब्लू में थोड़ा सा इसको इस तरीके से हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं जब हम रेड को कम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसे अराउंड में से रखें 170 49 इस अराउंड में रखें तो इस तरीके से आपका कलर आ रहा होता है, ठीक है। आप इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप कलर का यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमें रेड मिल रहा है, यहाँ पे ब्लू, और यहाँ पे थोड़ा सा इसी वे में जहाँ पे हमारे पास कलर जो ग्रीन इस वे में थोड़ा ब्लू की इसकी ज़्यादा शेड है इसमें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो इसमें ग्रीन और फिर ब्लू इसकी, और फिर थोड़ा इस साइड में जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सबसे हाई वैल्यू इन दो रेड और ग्रीन की, तो मेजेंटा टाइप में थोड़ा सा जा रहा होगा। चलिए इसके बारे में अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है। मैजेंटा कलर के लिए आपको रेड एंड ब्लू की फुल इंटेंसिटी कर देनी है, फिर आपका मैजेंटा कलर आ रहा होगा और जिसमें आपको ग्रीन को 0 रखना है, ठीक है। वहीं पर अगर आपको येलो चाहिए तो आपको रेड और ग्रीन की फुल इंटेंसिटी दे देनी है और ब्लू का आपको 0 रखना है। सियान अगर आपको इस तरीके में कलर चाहिए तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमें रेड को 0 रखना है लेकिन ग्रीन और ब्लू को हमें कम्प्लीटली दे देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े से कलर किस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम ये चीज़ें भी समझ गए हैं RGB का किस तरीके से यूज़ करना है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी बॉक्स के ऊपर, मतलब कहीं पर भी अगर हम इसका यूज़ करेंगे आगे। अब आपको ये बेसिकली समझ में आ गया किस तरीके से इसका यूज़ करना है। तो मेनली ये यूज़ किस तरीके से करना है, आगे जब प्रैक्टिस में करते जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल और हेक्स जिसे भी हम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो कलर सिस्टम होता है उसमें आपको किस तरीके से लिखना होता है। पहले आपको हैश लिखना होता है, फिर RNG। पहले पहले की जो दो वैल्यू आप दे रहे होते हैं, दो नंबर आपको यहाँ पे दे रहे होते हैं, लेटर आप लिख रहे होते हैं, वो हमारे रेड कलर की इंटेंसिटी बता रहे होते हैं कि इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, रेड कलर की जो हमारी इंटेंसिटी है वो क्या होगी, ठीक है। पहले की जो दो लेटर्स आप लिख रहे होते हैं, बीच में जो दो लेटर्स आएंगे वो बता रहे होते हैं कि ग्रीन कलर की इंटेंसिटी कितनी चाहिए, और थर्ड में ब्लू की। तो इन तीन कलर के मिक्सचर से ही हम हेक्स कोड लिख रहे होते हैं। लेकिन मेनली इसमें क्या होता है कि इसमें आपको पहले हैश लिखना होता है, फिर आपको अपने कलर का कोड बताना होता है, ठीक है। जिसमें आपके पास छः मतलब हाँ छः कोड, छः ये चाहिए होते हैं, तीन पेयर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, दो का तो रेड का पेयर चाहिए होता है, दो इसका दो इसका, और कहीं कहीं पे आप तीन के पेयर भी देखते होंगे, वो किस लिए वो हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे थोड़ा सा हम वेबसाइट से देख के आते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। हेक्स में हेक्स क्या होता है कि जहाँ पे आप इसे हैश वेयर RR इज रेड, G इज ग्रीन एंड BB इज ब्लू, हेक्साडेसिमल इंटीजर स्पेसिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द कलर, ठीक है। हेक्स जहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लिखना होता है, वेयर RR इज रेड, G इज ग्रीन एंड BB इज ब्लू, हेक्साडेसिमल वैल्यूज बिटवीन 0 to F सेम एज डेसिमल। हाँ, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू जारी होती है 0 से लेकर F तक, ठीक है, आपको समझनी। सबसे हाई इंटेंसिटी होती है इसकी F, और सबसे लोएस्ट इंटेंसिटी होती है 0। मतलब अगर हम इसे RGB के इसमें कंपेयर करें तो किस तरीके से कि जो हमारा FF होगा वो होगा 255 के इक्वल, ठीक है, जो हमने RGB में देखा था। और जो हमारा जीरो होगा वो RGB में जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। उसी तरीके यहाँ पे FF वहाँ के 255 के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ तक इसकी वैल्यू 9 तक जा रही है, ठीक है, जहाँ पे हमारा इंटीजर्स नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर्स आ रहे हैं F तक, A से लेकर F तक। तो आप क्या समझ सकते हैं, 0 से लेकर F तक अगर वैल्यू जा रही है तो फॉर एग्जाम्पल ये F क्या हो सकता है, हमारा 15 हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक इस मतलब 0 से लेकर F तक हमारी वैल्यू जा रही है, आपको ये चीज़ समझनी है। और इन्हीं का यूज़ करके हमें कलर का मिक्सर बनाना होता है, जहाँ पे लोएस्ट इंटेंसिटी हमारी 0 और हाईएस्ट FF, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। RR के लिए अगर हम फॉर एग्जाम्पल FF लिख रहे हैं, हम और भी लिख सकते हैं, 0A हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि A भी हमारे पास था, लेकिन 0A। फिर हम लिख रहे होंगे CC, इस तरीके से। तो हमारे पास ये कलर आ जाएगा इस तरीके से, जहाँ पे हमने रेड की बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी दी है और ब्लू की हमने बहुत ज़्यादा दी है, तो हमारा मैजेंटा टाइप में थोड़ा सा कलर आया है इसी वे में। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। अगर हम इसे जाके अपने ब्राउज़र में देखें और अगर हम इसे H2 पे अप्लाई करें, ठीक है, H2 पे, और इसे हम ऐसे हाइड कर दें, आप अपने ब्राउज़र में अगर आप देखें तो कोड बैकएंड का कलर चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हेक्स कोड में भी सेम वही चीज़ है। क्या हो रहा होता है कि अगर आप हैश 000 लिख रहे हैं 6 टाइम्स, ठीक है, तो अगर वाइट कलर आ रहा होगा, नहीं ब्लैक आ रहा होगा तो डिस्प्ले ब्लैक, और वहीं पर अगर आपको वाइट दिखाना है तो आपको FF सारी वैल्यूज़ को कर देना है, ठीक है। लेकिन एक हम यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं किसी कलर की वैल्यू लेके इस तरीके से। तो सबसे लोएस्ट तो 0 0 होगा, फिर उससे थोड़ा सा हाई 0 1 0 2 0 3 इस तरीके से ज़्यादा है। और फिर जब हम ए पे पहुंच रहे होंगे, मतलब अल्फ़ाबेट्स पे हम जब पहुंच रहे होंगे, तो वहाँ पे कलर की बहुत हाई लेवल पे इंटेंसिटी जारी होती है। और जब हम सिर्फ अल्फ़ाबेट से लिख रहे होते हैं तो हाईएस्ट इंटेंसिटी हो रही होती है, ठीक है। लोएस्ट हम लेफ्ट इसमें जा रहे होते हैं इंटीजर्स में, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो पहले आ रहे हैं, फिर जो बाद में अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं तो वो हाईएस्ट इंटेंसिटी है, इसलिए अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे किसी भी कलर का मिक्सर करके उन्हें लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और कुछ चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। कभी भी आपके कलर की वैल्यू अभी इस तरीके से है कि जो RR के पेयर हैं वो सेम है, GG के दो पेयर सेम है, और FF के दो पेयर सेम है। मतलब रेड ग्रीन ब्लू के अगर कोई भी दो पेयर सेम है तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं RGB। हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया, लेकिन किस तरीके से, चलिए इसे समझते हैं। हैशटैग आपने यहाँ पे हैश लिखा है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आपके RR की जो स्टार्टिंग दो वैल्यू है अगर वो सेम है, फॉर एग्जांपल वो 3 3 है, ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से लिख रहे होते हैं, हम इसे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। वहीं पे जो ग्रीन की वैल्यू अगर वो 4 4 है और इसकी वैल्यू 7 7 है, अगर आपका कोड कुछ इस तरीके से 3 3 4 4 7 7, तो आप इसे इस तरीके से लिखते हैं 3 4 7। इसका शॉर्ट कोड बन रहा होगा किस तरीके से,
वहीं पे अगर हम मतलब ब्लैक, आपने अगर इजी उतना हार्ड नहीं था, इजी था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है 334477, आप देखते हैं मेरा कुछ इस तरीके से कलर आ रहा है। लेकिन अगर हम इसे 347 सिर्फ इतना लिखते हैं 347, तो हमारे पास वो सेम वही कलर आ रहा है, ठीक है। तो जब भी हमारे 3 पेयर बन रहे होते हैं, सेम के 3 पेयर बन रहे होते हैं यहाँ पे, तो हम उसे शॉर्ट में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसी तरीके से हमारे लिए ब्लैक कलर, जब भी हम 3 के पेयर लिखते हैं 0 के, तब हमारे पास ब्लैक आ रहा होता है। वहीं पे अगर हम 3 लिख रहे हैं सिर्फ, मतलब पेयर नीवन आ रहे हैं, तब भी हमारे पास सेम वही कलर दिखाई देगा। तो हम या तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, या हमें पूरे 6 लेटर्स लिखने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। शॉर्ट हैंड आप तब लिख सकते हैं अगर आपके पास 3 पेयर बन रहे हैं सेम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। RGB हमने सीख लिया, हेक्स कोड हमने सीख लिया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई शॉर्ट हैंड नहीं है, ठीक है, इनका कोई शॉर्ट हैंड नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने FFCC99 लिखा था, तो हम यहाँ पे FC9 इसे कर सकते हैं। वहीं पे F0F को हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे FF00FF था। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि द 3 डिजिट हेक्स कोड कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन बोथ द RGB, द RGG एंड BB आर द सेम फॉर ईच कंपोनेंट। अगर मतलब ईच कंपोनेंट के लिए सेम है, तब हम ये कर सकते हैं, ठीक है, तीनों के लिए अगर सेम है। if we have ff00cc it can be f0c, ठीक है। हैक्स मतलब हैक्स आपको हमेशा लिखना है जब भी आप हैक्स कोड लिख रहे होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हैक्स कोड हमने देख लिया, RGB हमने देख लिया, HSL हमारा उतना मेन हमें लगा नहीं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया इसे, मतलब उतना यूज़ में नहीं आता। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, ईजी है। यहाँ पे ह्यू, सेचुरेशन और लाइट होता है, लाइटनेस होता है, इस तरीके से मैंने करा होता है, ठीक है। तो हमने 3 तरीके सीख लिया, तो हम इसका मेनली हम इसको यूज़ नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, कहीं पे भी। अगर आपको लगता है कि इसे पढ़ाने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। तो हमें हेक्स कोड लिखना है, राइट द हेक्स कोड इक्विवेलेंट टू RGB, जिसमें वैल्यू क्या है, 250 है, 250 है, 250 है, एंड टेल व्हाट कलर इज इट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जाना है। तो जब भी हम RGB में इस तरीके से लिख रहे होते हैं कलर्स में, और हमारे पास RGB वैल्यू है, ठीक है, जहाँ है 255, तीनों की वैल्यू है। तो अगर हम इसे हेक्स कोड में लिखना चाहते हैं, हेक्स कोड में क्या होगा कि हम बैकग्राउंड कलर में से देख लेते हैं, ठीक है। हेक्स कोड वैल्यू क्या होगी इसकी, पहले हमें हैश लिखना होता है। तो ये फुल इंटेंसिटी हमारे कोड की, मतलब कलर की, तो हम इसे FF लिख रहे होते हैं, FFF, ठीक है, क्योंकि सेम ये रिपीट होना है इस टाइम, तो हम इसे 3 टाइम लिख रहे होंगे, ठीक है, शॉर्ट। तो हमें ये कलर मिल रहा होगा, ठीक है। और ये जो कलर है कौन सा है, वाइट, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जब भी हम हाईएस्ट इंटेंसिटी अपने पूरे कलर के दे रहे होंगे, तो तीनों कलर की, ठीक है, तो हमारे पास जो कलर आ रहा होगा वो वाइट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है वाइट, ठीक है। इसके लिए लिखा गया है कि राइट द पॉसिबल RGB एंड हेक्स कोड्स फॉर फॉलोइंग कलर। तो बेस्ट पॉसिबल RGB अगर हम लिखना चाहें, तो इसे हम ले सकते हैं सियान टाइप में है, और ये हम येलो टाइप में ले सकते हैं। तो जब भी हम येलो कलर क्रिएट करना होता है, तो हमारे पास क्या होता है कि क्या बोला गया है, RGB एंड हेक्स कोड लिखना है, ठीक है, इन दोनों के लिए। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कलर है येलो, मतलब बेस्ट पॉसिबल है, तो आपको कम्प्लीटली वही नहीं लिखना है, उसके अराउंड अगर आप लिख रहे हैं तो वो भी सही है, ठीक है। येलो एंड सियान में, ठीक है। तो एक तो हम गूगल कर सकते हैं, एक हम खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए इसमें, ठीक है। तो अगर हमें सियान में चाहिए, तो हम जब भी हमें सियान टाइप में कलर चाहिए होता है, तो हमने एक चीज़, अगर वहाँ पे हमने गौर किया होगा, तो हमने दिखाया था ग्रीन और ब्लू को हम फुल इंटेंसिटी दे रहे होते हैं, वहीं पे हमने यहाँ पे कलर फिगर का यूज़ किया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ग्रीन और ब्लू हमारा सियान के लिए। और वहीं पे अगर हम इसे हेक्स कोड में लिखना चाहते हैं, तो हेक्स कोड में इसकी वैल्यू होगी 0FF, ठीक है, वही कलर मिल रहा होगा। अगर हम इसे कंप्लीट फॉर्मेट में लिखना चाहें, तो हमारे पास आ रहा होगा FF, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी हमें वही कलर दे रहा होगा सियान में, ठीक है। येलो के लिए हम क्या कर सकते हैं, CB।
अगर हमें येलो कलर चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे आ रहे होंगे कलर के राउंड में, और हम दे रहे होंगे 255। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। येलो के लिए हमारा था कि हमें रेड और ग्रीन को फुल इंटेंसिटी दे देनी है, तो वहीं पे हम इसे क्या कर सकते हैं, हम पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम FF0 अगर लिखेंगे तो हमारे पास ये येलो कलर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये चीज़ कर ली है, तो अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो चीज़ कवर अप करनी थी वो हमने देख लिया। और अगर हम चाहते हैं कि हमें ये देखना है, Ctrl+Z, Ctrl+X, इसे हमें अगर X करना है तो इसे हम यहाँ पे भी, ठीक है, तो इसे हम पैराग्राफ के लिए दे देते हैं। अब अगर हम जाके यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चेंजेस आ गए, तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर ये है और इसका जो कलर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम इसे यहाँ से जूम से थोड़ा सा क्लियर कर रीसेट कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हमने दोनों टास्क भी कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पे, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में डिस्कस करने में हम इस लेक्चर को ख़त्म कर रहे होंगे। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ है हमारे रिलेटेड है टेक्स्ट से, मतलब जो भी इससे चेंजेस आ रहे होंगे हमारे टेक्स्ट के लिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का काम क्या होता है कि हमारे जो टेक्स्ट है उसको किस तरीके से अलाइन करना है। जाके इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आ रहे होंगे MDM पे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा होता है कि डेफिनेशन एंड यूजेज द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन एलिमेंट। तो जो हमारा एलिमेंट होता है उसमें जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है, इस लाइन के अराउंड मतलब हॉरिजॉन्टल के अराउंड हमारे कंट्रोल हो रहा होता है। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हमारे टेक्स्ट का क्या होगा वो हमारा ये डिसाइड कर रहा होता है। हम अगर यहाँ पे देखें तो जो हमारा H2 है, ठीक है, उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर रहे होंगे। टेक्स्ट अलाइन हमारी प्रॉपर्टी होती है, इसके पास हमारे पास होती है इतने से मतलब ये इतने वैल्यूज़ होते हैं, जिसमें हमारे पास मेनली हम यूज़ कर रहे होते हैं लेफ़्ट, राइट, जस्टिफाई और सेंटर। ठीक है, इंड स्टार्ट भी हमारा लेफ़्ट एंड राइट का ये होता है, जो मतलब दूसरी लैंग्वेजेस के लिए यूज़ में आता है। ठीक है, दूसरे वे में जैसे हम लेफ़्ट लिख रहे हैं तो वहाँ पे स्टार्ट इस तरीके से, और राइट लिख रहे हैं इस तरीके से, उसका ही होता है अपोजिट। ठीक है, तो उसको हमें यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, स्टार्ट और के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होंगे अगर हमें चाहिए हमारा जो कंटेंट है वो राइट साइड में चाहिए। ठीक है, राइट साइड में अलाइन हो रहा हो तो हम टेक्स्ट अलाइन राइट कर देंगे इसका। और अगर हम अब देखें अपने वेब पेज में तो हमारे राइट में अलाइन हो रहा है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम इसको अलाइन कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इसे सेंटर में अलाइन कर दें तो आप ये जो हमारा टेक्स्ट है सेंटर में अलाइन हो रहा है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है हमारे पेरेंट के मतलब पेरेंट के बेस पे हो रहा था, मतलब हमारे पेरेंट के विड्थ के अराउंड हो रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारा पेरेंट है H2 है, अगर ये हमारे बॉडी डॉक्यूमेंट में क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं हो रहा होता है जो हम अलाइन कर रहे हैं, ये हमारे पेरेंट केस के हिसाब से होता है कि कितना वो कवर कर रहा है हमारे बॉडी में, जो इतने स्पेस है वो कितना कवर कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको हमने विड्थ दी है, विड्थ अगर हम इसको 50% विड्थ दे रहे हैं, ठीक है, हमने इसको 50% विड्थ दिया जो हमारा एलिमेंट है, तो अगर हम आप देख रहे होंगे जब भी हमारा एलिमेंट सेंटर में लाइन कर रहा होगा तो ये इतने के अराउंड आ रहा होगा स्क्रीन के मतलब आगे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। अगर हम अब इस लेफ्ट में मतलब पूरे कंप्लीट राइट में जा रहे होंगे, ठीक है, राइट में जा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे अभी हमारा ये सेंटर में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में ये सेंटर में नहीं है, क्योंकि ये हमारे एलिमेंट के जो मतलब राइट साइड में है, क्योंकि एलिमेंट को 50% विड्थ मिल रही है, तो 50% विड्थ आप समझ सकते हैं कि इसे सिर्फ इतनी विड्थ मिल रही है हमारी स्क्रीन की। ठीक है, इतनी विड्थ जो आप समझ सकते हैं इतनी विड्थ इसे स्क्रीन की मिल रही है। तो अगर आप मतलब लेफ्ट राइट साइड देख रहे होंगे तो हमारे एलिमेंट का अभी राइट साइड ये वाला होगा,
ठीक है। सेंटर हमारा यहाँ पे होगा इतने के अराउंड, ठीक है, यहाँ पे इतने के अराउंड, और लेफ्ट में तो ऑटोमेटिकली हमारा ये रहता है, ठीक है, तो हमें लेफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे आपको ध्यान रखनी है कि पेरेंट किस से हो रहा होता है, ठीक है। पेरेंट के अराउंड हमारा एलिमेंट जो है ये हो रहा होता है, मतलब अलाइन और जो भी कुछ हो रहा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टेक्स्ट लाइन में हमारे पास होता है लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास होती है जो हम मेनली यूज़ कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट बताता है कि हमारा टेक्स्ट कितना बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली जब भी हम अपने फ़ॉन्ट को नॉर्मल दे रहे होते हैं तो नॉर्मल हमारा 400 के अराउंड रहता है, और बोल्ड जब भी दे रहे होते हैं 700 होता है। ये बोल्डर एंड लाइटर जो होता है ये हमारे पेरेंट के इस पे होता है, पेरेंट के बेस पे, जो हम आगे देख होंगे जब भी हम परसेंटेज ये समझ रहे होंगे आगे, मतलब इन पिक्सल्स या रेम को हम जब समझ रहे होंगे किस तरीके से हमारे यूज़ में आता है, उसको हम आगे देख रहे होंगे, आगे कवर कर रहे होंगे। लेकिन अभी के लिए आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं कि हमें कितना चाहिए, वो 100 से लेकर 900 तक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसे अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमारा यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट अगर हम देखें, ठीक है, फ़ॉन्ट वेट, तो यहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट वेट है, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट में क्या होता है, सेट द फ़ॉन्ट वेट फॉर 3 पैराग्राफ्स, ठीक है। तो डेफिनेशन यूजेस वैल्यू क्या होती है, आप देख सकते हैं इस तरीके से आ रहा होता है फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट से हमारा फ़ॉन्ट कितना बोल्डर होना चाहिए वो बता रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये नहीं मिल रहा तो हम जाके W3 स्कोर वेबसाइट पे इसे अच्छे से देख सकते हैं, फ़ॉन्ट वेट कितना बोल्डर हमारा फ़ॉन्ट होना चाहिए। फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल अगर हम कर रहे हैं तो नॉर्मल हमारा 400 के अराउंड होता है, जो मतलब फ़ॉन्ट हमारा होता है, ठीक है। अगर हम बोल्ड कर रहे हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट बोल्ड हो गया। जब भी हम लाइटर कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कुछ इस तरीके से हमारा फ़ॉन्ट होता है बोल्डर, तो इस तरीके से बोल्ड, ये हमारे पेरेंट के रिलेटिव में हो रहे होते हैं। और फ़ॉन्ट वेट अगर हम 100 दे रहे हैं तो इस तरीके से, और 900 दे रहे हैं तो कंप्लीट हम ये हमारा फ़ॉन्ट बोल्ड हो रहा होगा। और 100 से लेकर 900 तक आप वैल्यू दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सी एस एस प्रॉपर्टी, font weight property sets the weight or boldness of the font. The weights available depend on the font family that is currently set, ठीक है। तो मैं जो हमारी फॉन्ट फैमिली होती है उसके हिसाब से हमारा वेट डिपेंड करता है कितना होगा, ठीक है। फॉन्ट फैमिली क्या होते हैं हम आगे देख रहे होंगे, ठीक है। अभी के लिए अगर आप चाहते हैं जो आपका H2 है, ठीक है, उसे हम कुछ फॉन्ट वेट देना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हमें बोल्डर कर देना है, तो अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि हमारे हेडिंग की कितना है, क्या ही मतलब हम इसे 900 दे सकते हैं। और अब अगर हम देखें तो थोड़ा सा चेंजेस आ रहे होंगे लेकिन हम उसे देख भी नहीं पाएंगे अभी, ठीक है। तो फॉन्ट वेट क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर, हम पैराग्राफ के लिए इसे देख सकते हैं। पैराग्राफ के लिए अगर हम देखें, कंट्रोल एस, पैराग्राफ, तो आप देखते हैं कुछ इस तरीके से हमारा जो पैराग्राफ था वो बोल्ड हो गया है, ठीक है। तो फॉन्ट वेट का काम होता है हमारे टेक्स्ट को बोल्डर करना। अगर आप बोल्ड लिख रहे हैं, नॉर्मल लिख रहे हैं, जो ऑटोमेटिकली हम मतलब कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल अगर लिख रहे हैं तो नॉर्मली जो होता है वो ये रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते कोई चेंजेस नहीं आएंगे एज इट इज। लेकिन अगर हम इसे बोल्ड कर दे रहे हैं तो 700 के अराउंड जो हमें मिल रहा होता है वही हमें मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा सा बोल्ड हो गया है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखनी है। वहीं पर टेक्स्ट डेकोरेशन एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, इसका यूज़ किस तरीके से करना है तो चलिए देख लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एक शॉर्ट हैंड हमें मिल रखा होता है, तो हमें शॉर्ट हैंड की जगह जरा थोड़ा सा कुछ इस पे पहले पता कर लेते हैं कि कितनी प्रॉपर्टी, मतलब 3-4 प्रॉपर्टीज का एक शॉर्ट हैंड टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन CSS। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या हो रहा होता है कि हमारे पास 4 चीज़ें होती है, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन और स्टाइल और थिकनेस, ठीक है। और इसे हम शॉर्ट हैंड में लिख रहे होते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, और फिर हम इसमें 4 चीज़ें दे रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे अगर चाहें CSS टेक्स्ट पर अगर हम जाते हैं और टेक्स्ट डेकोरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास होता है कि टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल और टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस कितनी होनी चाहिए।
फिर हमारे पास लास्ट में आ जाता है टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। द टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी इज यूज टू ऐड टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन टू टेक्स्ट, कि हमें टेक्स्ट डेकोरेशन में कौन सी लाइन चाहिए। यू कैन कमेंट मोर देन वन वैल्यू लाइक ओवरलाइन एंड अंडरलाइन टू डिस्प्ले लाइन बोथ ओवर। अगर आप चाहते हैं कि 2 से 3 कोई आप लाइन उस पे चाहते हैं कि मतलब ओवरलाइन भी चाहते हैं, लाइन थ्रो भी चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं। 2 से 3 प्रॉपर्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे कॉपी कर रहे हैं या फिर हम खुद यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भी हमारा पैराग्राफ है उसको आप क्या कर दो, या हम ये H2 पे देते हैं, ठीक है। H2 हम अगर यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन लिखते हैं, ठीक है, फिर हम दे सकते हैं इसे लाइन थ्रो और ओवर लाइन। अब आप अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो लाइन थ्रो आपको ऊपर मिल रहा होगा और इसके ऊपर जो लाइन है ये भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो लाइन थ्रो और ओवर लाइन आपको दोनों यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये होता है।